सीएम नीतीश ने किया हवाई सर्वेक्षण, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का लिया जायजा। कांग्रेस के साथ दोस्ताना मुकाबले के लिए तेजस्वी यादव भी तैयार, कहा महागठबंधन में नहीं आई है दरार, फ्रेंडली फाइट के लिए हम हैं तैयार। कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट के लिए जेडीयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी और तारापुर के लिए भी राजीव कुमार ने किया नामांकन। लोजपा के चिराग गुट ने जारी किया नाम, चुनाव आयोग से चिराग गुट को मिला हेलीकॉप्टर सिंबल। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को दी 75 परियोजनाओं की सौगात, न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वे पर निकले हैं। काफी लंबे समय के बाद वो हवाई सर्वेक्षण पे निकले हैं और आपको बता दें कि जब बिहार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा था उस वक्त लगातार सीएम नीतीश कुमार एक्टिव थे। बिहार के अमूमन तमाम बाढ़ ग्रसित इलाकों का उन्होंने जायजा लिया। आपको बता दें आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के बाढ़ ग्रसित इलाकों का और कम्युनिटी किचन का जायजा ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हवाई सर्वेक्षण पे निकले हैं और इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंपारण के बाढ़ ग्रसित इलाकों का जायजा लेने निकले हैं, क्या अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल शर्मिला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज चंपारण का या यूं कह लें कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के कई इलाकों का एरियल सर्वे करने निकले हैं। कुछ ही क्षणों में वो वापस पटना भी आ रहे हैं। हालांकि कयास ये जरूर लगाया गया था कि कम्युनिटी किचन और बड़े कुछ जगहों का निरीक्षण करेंगे, लेकिन हवाई सर्वे रहा, कुछ दूर निरीक्षण किया, वापस लौट के पटना आ रहे हैं। शर्मिला, उत्कर्ष, वहां की अगर चंपारण की बात करें तो चंपारण में बाढ़ की स्थिति बेहद भयावह रही है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, बाढ़ की स्थिति हमेशा चंपारण में जब भी बाढ़ आता है तो भयावह हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ के कटाव हैं नदियों के, उसको लेकर भी कई बार मुख्यमंत्री के समक्ष बातें भी रखी गई हैं। लेकिन इस बार जरूर लग रहा है कि उन सभी बातों पर सुनवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से एरियल सर्वे कर रहे हैं बिहार का मुख्यमंत्री, यूं कह लें कि उपचुनाव भी है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक जो जनता का मन है वो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी मुख्यमंत्री का ये जो एरियल सर्वे है ये बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है। कुछ क्षणों में वापस भी आने वाले हैं। इसके लेकर कई कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये एरियल सर्वे जो तमाम उन चंपारण के जगहों का है उसका निरीक्षण करने के लिए वो गए थे। शर्मिला, बिल्कुल, तो चंपारण के कई इलाकों का जायजा सीएम नीतीश कुमार ने लिया। थोड़ी देर में वो पटना वापस भी लौटेंगे। हवाई सर्वेक्षण किया है, कम्युनिटी किचन का भी वो उन्होंने निरीक्षण किया है और ऐसे में आपको बता दें कि बाढ़ से बेहद भयावह स्थिति रही। अभी भी कई ऐसे बाढ़ ग्रसित इलाके हैं जहां पर स्थिति सामान्य नहीं हुई है, लोग अब भी त्राहिमाम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार की तरह इस बार फिर से गए और उन्होंने इलाकों को भांपा कि आखिर कैसी स्थिति है और इससे किस तरह से निपटा जाए, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया जाए अधिकारियों को और किस तरह से जनता की परेशानी को कम किया जाए, इसका आकलन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण के दौरान किया। आगे चलिए ना, बाद में ले लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा। हम लोग बहुत दूर है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब हवाई सर्वेक्षण के लिए निकल रहे थे तो उनका काफिला निकल रहा था और उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले थे। और अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमूमन पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का जायजा ले लिया है। थोड़ी देर में वो पटना भी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में लगातार वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का आकलन कर रहे हैं। जनता की परेशानियों को किस तरह से दूर किया जाए उसका भी लगातार सीएम नीतीश कुमार जायजा ले रहे हैं।
और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर के साथ आपको रूबरू करा दिए देते हैं। महागठबंधन में हो रहे विवाद को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कांग्रेस के साथ फ्रेंडली फाइट है। क्या कांग्रेस के साथ फ्रेंडली फाइट करेंगे तेजस्वी? महागठबंधन में चल रहे विवाद पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी ने कहा कि नहीं आई है महागठबंधन में कोई दरार। उपचुनाव के दौरान इस तरह की ऐसे मुकाबले होते रहते हैं और महागठबंधन में ऐसे मुकाबले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। महागठबंधन बिल्कुल वैसी ही है, वैसी ही मजबूती से खड़ी है जैसे पहले थी। तेजस्वी यादव ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि हम फ्रेंडली फाइट करेंगे उपचुनाव में। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। महागठबंधन यानी महागठबंधन में विवाद हो रहा है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा है इलेक्शन होते रहे, साथ में जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। कहाँ चुनाव प्रचार जो होगा उसमें साथ में जाएंगे। कांग्रेस के साथ फ्रेंडली फाइट करेंगे तेजस्वी। महागठबंधन में कोई भी दरार नहीं आई है। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के साथ दोस्ताना मुकाबले के लिए तेजस्वी यादव तैयार हैं और ऐसे में कांग्रेस के साथ आरजेडी के गठबंधन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर तेजस्वी यादव ने अपना बयान देकर सब कुछ साफ कर दिया है कि हम फ्रेंडली फाइट करेंगे। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि निकलते ही एक्शन में आ गए हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। जेल से निकलते ही पप्पू यादव एक्शन में आ गए हैं और आपको यह भी बता दें कि पप्पू यादव सीधा वैशाली पहुंचे, जहां आपको पता है कि नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। अब तक पीड़ित परिवार को न्याय तो नहीं दिला सकी है पुलिस, लेकिन ऐसे में अब एक बार फिर से पप्पू यादव बाहर निकल के एक्शन मोड में आ गए हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात की है उन्होंने और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप करने वाले हैं। पप्पू यादव मुलाकात कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां वैशाली पहुंचे हैं पप्पू यादव और वैशाली के करनौती गांव में बीते दिन उमा शंकर ठाकुर की पुत्री का अपराधियों ने दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी, जिससे पप्पू यादव अब परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। पप्पू यादव लगातार पीड़ितों के मसीहा कहे जाते हैं। कोरोना काल में भी पप्पू यादव ने मरीज के परिजनों की काफी मदद की है और ऐसे में जब पप्पू यादव करीब 4 महीने तक जेल में थे, जेल से निकलने के बाद पप्पू यादव एक बार फिर से लोगों के बीच हैं, बिहार की जनता के बीच में हैं और सीधा पप्पू यादव वैशाली गए हैं। वैशाली में जो मृतका है उसके परिजनों से पप्पू यादव मुलाकात कर रहे हैं, शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पप्पू यादव की तस्वीरें, वैशाली से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पप्पू यादव पीड़ित परिवारों को मदद भी पहुंचा रहे हैं। लाइव तस्वीरें वैशाली से हम आपको दिखा रहे हैं। जेल से निकलते ही पप्पू यादव देख सकते हैं किस तरह से पप्पू यादव पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, रुपए देते भी नजर आ रहे हैं, मदद दे रहे हैं पप्पू यादव। पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं पप्पू यादव। वैशाली की सीधी तस्वीर जहां जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे हैं, देख सकते हैं पप्पू यादव किस तरह से निकलते ही मुआवजा राशि दे रहे हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, मुआवजा राशि प्रदान कर रहे हैं। पप्पू यादव बिल्कुल अभी आप देख सकते हैं गंभीर स्थिति में है और जाहिर सी बात है नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। समाज का जो सोशल मीडिया है, जो लगातार जिसको निगेटिव अप्रोच के साथ युवा अलग रूप से देख रहे हैं, जिसके चलते हालात अच्छे नहीं। दूसरा, इस देश में बड़ी बड़ी निर्भया घटना घटी। सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, लेकिन बच्चों के बलात्कार के और बच्चों के
लगातार एक्सप्लॉइटेशन की संख्या बढ़ती चली गई। दिल्ली में निर्भया बलात्कार के बाद कई लाख ज्यादा बच्चों का बलात्कार हो चुका है। तो एक घटना में सत्ता बदल गई। जिस घटना को मीडिया हाइपर देती है वो तो ठीक है। मीडिया की गलती क्या है कि मीडिया एक चीजों को उठाती है और कई सारे ऐसी बच्ची हैं जिसको दफना देती है। नतीजा होता है कि एक मुद्दों से समाज में, ये मैं एक बात मानने को तैयार हूं कि यह केरल नहीं है, बिहार, तमिलनाडु नहीं है, साउथ नहीं है, दिल्ली जैसा पढ़े लिखा कंसस जगह नहीं है। बिहार और यूपी की हालात इतने हैं, जब यहाँ पर किसानों के साथ आज 9 महीने से इतनी बुरी स्थिति हो रही है तब भी शरीर में आग नहीं लगती है। जब जेब में 100 रुपये 50 रुपये नहीं होते हैं तब शरीर में आग नहीं लगती है। बिना सरसों के तेल के, बिना फॉर्चून के आप सब्जी खाने की स्थिति में तब आपको आग नहीं लगती है। हालात इतने बुरे हैं बिहार में कि किसी भी तरह की लोगों के मन में क्रांति का कोई मतलब नहीं है। जैसे कल मैं 5 महीने के बाद रिहा हुआ। अब आप सोचिए कि बिहार में लाखों लाश को हम उठाए कोरोना में। रेमडेसिविर सुई के चलते मरे लोग, ऑक्सीजन सिलेंडर के चलते मरे लोग, वेंटिलेटर के चलते मरे लोग। डॉक्टर ने अपने अरबों खरबों रुपया कमाने के लिए मार दिया। एम्बुलेंस के चलते लोग मरे, ड्रग्स माफिया के चलते लोग मरे, फर्जी बड़ा बड़ा नर्सिंग होम के चलते लोग मरे। 13 लाख 12 लाख 14 लाख रुपया 20-20 लाख रुपया तक लिया गया। अब इन माफियाओं के खिलाफ लड़ना हमको महंगा पड़ गया और 5 महीना हमें लड़ना पड़ा दिल्ली से लेके यहाँ तक। आप बच्ची का बलात्कार हुआ, इसको आप 2 दिनों के बाद इस सेंसेशनेस को आप खत्म कर दीजिएगा पत्रकार जी, मामला खत्म हो जाएगी। सर जहाँ पहले सुनिए, जहां एक तरफ पोस्टमार्टम नहीं हुआ, यह पोस्टमार्टम को दबा दिया गया, तो क्या मेडिकल बोर्ड की गुंजाइश है या नहीं? उच्च स्तरीय जांच की गुंजाइश है या नहीं? हम पीएमसीएच के डॉक्टर से पोस्टमार्टम करने की मांग करेंगे। हम एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की मांग करेंगे। मेडिकल बोर्ड में स्वास्थ्य विभाग के कोई डिप्टी डायरेक्टर रैंक का भी लोग रहे, हम मांग करेंगे। चूंकि लगातार इसमें यहाँ के पूर्व विधायक राजनीतिक कारणों से जिस तरह का बयान दिए हैं वो, या उनकी लिए संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। गंभीर नहीं है बच्ची के प्रति, गंभीर नहीं है मां और बहन के प्रति। ये सवाल इस घर की बेटी का नहीं है। इसके बाद अभी समस्तीपुर में एक बच्ची का बलात्कार होकर मार दिया गया, बगल में एक बच्ची का बलात्कार हाजीपुर में हुआ, वहां घटना घटी, वहां मार दिया गया। इस घटना के बाद कई घटना हो चुकी है, लेकिन ये जो सामाजिक चरित्र है, कुछ लोगों का कैंडल जलाना, और कैंडल जला के ही 2 दिनों में वो चाहते हैं अपनी व्यूअर्स को बढ़ाना और अपनी लाइक बढ़ाना। वो 2 दिनों के बाद उनका कैंडल कहां चला जाता है? एक लंबे संघर्ष की जरूरत है बिहार के बच्चियों के बलात्कार जैसी चीजों के खिलाफ लड़ने की। लगातार बिहार में हर दिन 5 दर्जन से ज्यादा बच्चियों का बलात्कार जो पेपर अखबार में आता है वो है। गांव घर में और अन्य बलात्कार जो होते हैं जिसको परिवार और समाज दबा दिया देता है कि नहीं बच्ची की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वो तो अनगिनत है। सरकार से मांग करता हूं एक टास्क फोर्स की, रेप जैसी घटना में एसपीडी ट्रायल
3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा मुकर्रर हो, रूह कांप जाए। और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं, साथ ही मुंगेर के तारापुर से उम्मीदवार भी हो सकते हैं। आज शाम 4 बजे के करीब कांग्रेस कभी भी ये बड़ा ऐलान कर सकता है। देखिए, हम लोग तो गठबंधन 2020 में किए थे, 70 सीट हम लोग चुनाव लड़े थे, उसमें कुशेश्वर स्थान मेरा था। लेकिन आश्चर्य है कि आरजेडी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषणा कर दी, तो उन्होंने गठबंधन का धर्म का पालन नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने ऊपर, हम और अध्यक्ष दोनों ने लिखे, राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी को मैंने लिखा है कि हम लोग को दोनों सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। और ये मोटा मोटी ये तय हो गया कि जब उसने पूछा नहीं तो हम लोग को दोनों सीट पर लड़ना है। कुशेश्वर स्थान में हम लोगों ने 2 नाम चर्चा में है, जो कि अशोक राम जी पहले भी चुनाव लड़े हैं, और वो उनका बेटा पुत्र अतिरेक जी, तो उस दोनों में कोई लड़ेंगे। तारापुर में भी हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। कांग्रेसी के बहुत लोग लड़ने वाले हैं, बहुत लोग इच्छुक हो गए। जब देखिए, कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है ना, यहाँ वर्कर्स भी बहुत है, लेकिन बहुत लोग आना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, वो कल जेल से बरी हुए हैं, और मुझे जो सूचना है, मुझसे बात नहीं हुई है, लेकिन सूचना है वो कांग्रेस में विलय करके अपनी पार्टी को, कांग्रेस को देश में मजबूत करना चाहते हैं। जैसे कन्हैया जी आए, वैसे पप्पू यादव जी आ रहे हैं। और बिहार में बदलते राजनीतिक हालात में कांग्रेस अब आरजेडी से आमना सामना करने को तैयार है। कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि जिस तरीके से आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, तो अब गठबंधन किस बात की। इतना ही नहीं, पार्टी ने पूर्व सांसद पप्पू यादव को तारापुर से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है और कहा कि पार्टी और पप्पू यादव की आइडियोलॉजी एक ही है और पप्पू यादव हमेशा एनडीए के विरुद्ध खड़े हुए हैं। सामने आ रही है बातें। मैं समझता हूं, अगर बिहार की वर्तमान सरकार को उनके विफलताओं को लेकर हम लगातार उनके खिलाफ बोलते रहे, तो उन पार्टियों को सोचना पड़ेगा। गठबंधन तो इसलिए किया था कि हम मिलजुल कर लड़ेंगे तो एनडीए को हराएंगे, तो आज आप अकेले लड़ने की स्थिति में कैसे आ गए? यह फैसला किस सोच के आधार पर किया है? क्या यह नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप जेडीयू को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये तमाम चीजें हैं, राज्य की जनता इसका फैसला करेगी। मैं समझता हूं, कांग्रेस पार्टी को इग्नोर करके इस देश में सेकुलर पॉलिटिक्स की राजनीति नहीं हो सकती है। सेकुलर पॉलिटिक्स एक विचारधारा है और उस पर खड़े होकर राजनीति करना कठिन काम है, जो कई छोटे मोटे दलों के लिए मुझे नहीं लगता संभव है। कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है, आगे भी लड़ेंगे। जो साथ में रहेगा रहेगा, जो नहीं रहेगा नहीं रहेगा। पप्पू यादव को लेकर सर चर्चा है, क्या कोई बातचीत हुई है? पप्पू यादव को कहा जा रहा है कि तारापुर से वो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पे। इसकी कोई आधिकारिक जानकारी मेरे पास नहीं है। पप्पू यादव एक संघर्षशील नेता हैं और राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर मुखर होकर वो राजनीति करते रहे, और मुझे लगता है अपनी सोच और विचारों से कांग्रेस के निकट हैं। इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। उनकी धर्मपत्नी भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो अन्य दलों की तुलना में देखेंगे तो पप्पू यादव इज वेरी क्लोज टू कांग्रेस पार्टी बाय आइडियोलॉजी। महागठबंधन में मचे घमासान पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने भी बयान दिया है। दानिश ने कहा कि अब ये कांग्रेस को तय करना है कि वो गठबंधन के साथ रहना चाहते हैं या फिर इससे आजाद होना चाहती है। आजकल कांग्रेस को अपमानित करने का एक ट्रेंड चला है और ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी महागठबंधन में हम लोग खुद थे। हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के नेता अपने सहयोगी दलों को अपमानित करते हैं। अब कांग्रेस को तो उसकी औकात बता दी गई है। उनको बता दिया गया है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जिनको गठबंधन में रहना है रहे, जिनको जाना है जाए। लेकिन अब निर्णय कांग्रेस पार्टी को लेना है कि वो अपमान का घूंट पी करके राष्ट्रीय जनता दल के पिछड़ागू बने रहेंगे या इंडिपेंडेंट आजाद होकर के मजबूती के साथ आगे लड़ेंगे। जो तेजस्वी यादव जी अपने भाई के नहीं हैं, वो अन्य पार्टियों के कैसे हो सकते हैं? और बड़ी खबर इस वक्त की बता दें कि तारापुर विधानसभा सीट के लिए नामांकन जेडीयू के प्रत्याशी ने कर दिया है। बड़ी खबर, तारापुर विधानसभा सीट के लिए नामांकन हो चुका है। जेडीयू के प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह ने
नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और वहीं दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट के लिए भी नामांकन हो गया है। जेडीयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी, जो कि शशि भूषण हजारी के पुत्र हैं, उन्होंने नामांकन किया है दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट के लिए। तो दोनों सीटों के लिए, दोनों विधानसभा के उपचुनाव की सीटों के लिए एनडीए के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है और इस नामांकन के दौरान जेडीयू और एनडीए के कई मंत्री नेता शामिल रहे। बड़ी खबर बता दें आपको कि दरभंगा और तारापुर सीट के लिए, यानी दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, मुंगेर के तारापुर सीट के लिए जो उपचुनाव होने वाले हैं, उसके लिए एनडीए के प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां दोनों प्रत्याशियों ने, एनडीए के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। अमन भूषण हजारी और राजीव कुमार सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बता दें कि कुशेश्वर स्थान सीट और तारापुर सीट के लिए उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है। मुंगेर की ये तस्वीर, जहां तारापुर सीट के लिए राजीव कुमार सिंह नामांकन करने जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, मुंगेर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धन्यवाद। तो मुंगेर के तारापुर सीट के लिए नामांकन पर्चा एनडीए के प्रत्याशी ने कर दिया है और यहां पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं। एनडीए के मंत्री नेता शामिल रहे नामांकन के दौरान और ये एकजुटता दिखाने की कोशिश विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए के द्वारा। और ये दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट के लिए अमन भूषण हजारी, शशि भूषण हजारी के पुत्र, नामांकन पर्चा भरने जाने के क्रम में ये तस्वीरें आपके सामने है। कई मंत्री सांसद मौजूद रहे। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट के लिए अमन भूषण हजारी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो एनडीए के दोनों प्रत्याशियों ने आज नामांकन भर दिया है, नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान एनडीए ने एकजुटता दिखाई है। नामांकन के दौरान कई मंत्री, कई नेता शामिल रहे। एक तरफ दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के लिए नामांकन, दूसरी तरफ मुंगेर के तारापुर सीट के लिए नामांकन। अमन भूषण हजारी जो कुशेश्वर स्थान की सीट के लिए है और मुंगेर के तारापुर सीट के लिए राजीव कुमार सिंह, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। तो कुशेश्वर स्थान में सत्ताधारी जेडीयू के प्रत्याशी अमन भूषण हजारी ने अनुमंडल मुख्यालय स्थित नामांकन कोषांग में निर्वाची पदाधिकारी के सामने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि राज्य और कुशेश्वर स्थान की जनता ने 2020 के चुनाव में एनडीए के पक्ष में वोट दिया था और अब उनके बेटे को एनडीए ने कुशेश्वर स्थान से प्रत्याशी बनाया है। वहां के लोगों में स्वर्गीय शशि भूषण हजारी के प्रति जो मोह है, उसके सामने विपक्ष एकजुट रहे या फिर टुकड़े टुकड़े में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरजेडी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए मंत्री ने कहा है कि ये अवसरवादी पार्टियां हैं, ये अवसर देखकर एक होते हैं और अवसर देखकर अलग हो जाते हैं। यहाँ राज्य की जनता, कुशेश्वर स्थान की जनता ने 20 के चुनाव में एनडीए के पक्ष में अपना भाव प्रकट किया था। वहाँ माननीय स्वर्गीय हजारी जी को जिता कर आज उनके लड़के को एनडीए ने वहाँ से प्रत्याशी बनाया है। हम समझते हैं कि स्वर्गीय हजारी जी के प्रति वहाँ जो लोगों के मन के अंदर भाव है वह और एनडीए का जो काम है, इसके सामने विपक्ष एकजुट रहे, विपक्ष टुकड़े टुकड़े में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बाबा कुशेश्वर नाथ के आशीर्वाद से भारी मतों से कुशेश्वर स्थान जीतने जा रहे हैं। और विधानसभा उपचुनाव में दोनों गुटों को चुनाव चिन्ह मिला। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, चिराग गुट और पारस गुट को चुनाव के लिए सिंबल चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। चिराग की पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर का सिंबल मिला है, यानी अब चिराग हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने वाले हैं। हेलीकॉप्टर से उपचुनाव में उड़ान भरेंगे
पशुपति पारस की पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। पशुपति पारस को सिलाई मशीन का सिंबल चुनाव आयोग ने दिया है, तो दोनों गुटों को सिंबल दे दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और आपको यह भी बता दें कि चिराग गुट की तरफ से नाम भी नया नाम जारी किया गया है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। और पारस गुट के पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। पारस गुट को बता दें कि पारस गुट का जो नया नाम है वो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग गुट का जो नया नाम है वो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर का, तो पशुपति पारस को सिलाई मशीन का सिंबल मिल गया है। और पप्पू यादव की रिहाई पर दरभंगा में जाप कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटी और इस मौके पर दरभंगा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 महीने से जेल में बंद थे, जिससे कार्यकर्ताओं में मायूसी थी। उनके बाहर आने से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा। वहीं जिला महासचिव पिंटू खान ने कहा कि जब सरकार अन्याय करती है तो न्यायिक व्यवस्था पर ही लोगों का विश्वास होता है। सारे कार्यकर्ता में खुशी दिखने का माहौल नजर आ रहा है। बहुत खुश हैं हम लोग कि आज पप्पू यादव जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेरोजगार पार्टी के राष्ट्रीय को न्याय मिला। क्या लगता है, आप पप्पू यादव फिर से उसी फॉर्म में रहेंगे जिस फॉर्म में उन जनता की सेवा लगातार कर रहे थे? सेवक है तो रहेंगे क्या, तो सेवक ऑलरेडी है, जनता के बिहार के सेवक है वो। तो क्या पप्पू यादव के निकलने से उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें भी फर्क पड़ेगा? उपचुनाव सीट पर कुशेश्वर स्थान में फर्क पड़ेगा, सब पार्टी हिल जाए। और दरभंगा के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई दिनों से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति है, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर कोई काम नहीं कर रहा है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।